तो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट जो है इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आए जब हम इसकी थ्योरी की तरफ जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये है कि जैसे कि हमने हमारे स्टार्टिंग की जो वीडियो उसमें भी पढ़ा था ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था एक्सपोर्ट प्रमोशंस। तो उसमें भी हमें ये पता चला कि फॉरेन ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम फॉरेन ट्रेड नहीं करते, हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड करने के लिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट प्रोसीजर, अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्या होते हैं रूल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन हर एक कंट्री में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स को बनाया गया है, जिन एक्ट्स के थ्रू जो है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली 4 एक्ट जो है मेनली बनाए गए हैं। एक है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसके अंदर क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कोड नंबर होता है, कुछ भी रूल्स वगैरह जो बताए गए हैं वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, जिसके पास भी वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नंबर है, ठीक है, कोड नंबर है, लाइसेंस है, तो इसके साथ साथ कुछ आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि आपको ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, इस तरीके की गुड्स को आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है। अगर वो उन रूल्स या रेगुलेशन को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका जो लाइसेंस है, कोड नंबर है, वो सीज कर दिया जाएगा, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसका जो लाइसेंस है वो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है, उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है, कोड नंबर दिया जाता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नहीं फॉलो किया तो उनका जो है पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है या फिर उनका जो लाइसेंस है वो जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद है कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट 1962 हमें ये बताता है हमें कि जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, चाहे वो एक्सपोर्ट करते समय हो या फिर इंपोर्ट करते समय हो। तो जो कस्टम ऑफिस से जो है वो सामान, गुड्स या सर्विसेज कस्टम ऑफिस से होके जाती है। ठीक है, तो कस्टम ऑफिस वहाँ पे क्या करता है, कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है जो भी गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पे ये पता चलता है कि कौन सी कमोडिटी का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन सी कमोडिटी को जो है वहाँ से रिवेन्यू का भी एक सोर्स बनता है। जब भी हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं तो एक तरीके से रिवेन्यू का भी सोर्स बनता है। साथ ही साथ ये चेक किया जाता है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो स्मगलिंग के तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से कंट्रोल करती है कुछ आइटम्स में कि कुछ गुड्स के जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर कंट्रोल करती है कि इन गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हो सकता है कि वो हमारी कंट्री में खुद ही क्या है कम है। अगर हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने लग गए तो हमारी खुद की नीड जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे कंट्रोल लगा देती है। अगर कंट्रोल होने के बावजूद भी उन गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिए जाएंगे। ये चेक किया जाता है कहीं ऐसे गुड्स तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं और कहीं स्मगलिंग वगैरह तो नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के साथ, कस्टम ड्यूटी के साथ, कस्टम एक्ट के थ्रू हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड होता है। एक तो रिवेन्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हमें ये पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कौन से मार्केट में है। ठीक है, हमें एक ट्रेड स्टैटिस्टिक जो है वो मिल जाता है। उसके बाद होता है जो भी गुड्स हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले क्या था कि हमारे गुड्स को जो है इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, बाहर की कंट्री हमारे गुड्स को इंपोर्ट नहीं करती थी क्योंकि हमारी गुड्स, हमारी कंट्री के जो गुड्स थे उन पे एक टैग लग गया था कि भाई ये तो इंडिया का गुड्स है। इंडिया के गुड्स की पहचान ये थी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स वो डिलीवर नहीं करते। तो हमें इस चीज़ से बाहर आना था, हमें ये शो करना था कि हाँ हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है। तो उसके लिए बहुत सारे जो है वो इंस्टीट्यूशंस को भी ओपन अप किया गया ताकि वहाँ पे ये बताया जा सके कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करे। तो क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान रखा गया कि जो भी गुड्स हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होगा सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक होगी ताकि हमारी प्रोडक्ट्स की जो बाहर की कंट्री में इमेज है वो फॉल ना हो, ये ना कहे कि ये इंडिया का प्रोडक्ट ख़राब है। तो इसलिए क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाने लगा। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्री को देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की इमेज भी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं
तो उसमें एक कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो उसके रिगार्डिंग भी एक स्पेसिफिक एक्ट आया कि किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में डील किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आई होप कि आपको जो ओवरव्यू था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। You have been acquainted with the importance of foreign trade in the economic development of a country. In order to facilitate foreign trade and genuine transaction of goods and services and payment procedures, government rules them through various acts. The major acts are discussed below. Foreign Trade Development and Regulations Act 1992. The basic objective of this act is to provide for the development and regulations of foreign trade by facilitating import into and augmenting export from India and for matter connecting their विद और इंसिडेंशियल देयर टू, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक ऑर्डर्स एंड अनाउंस द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ या ऑर्डर्स को अनाउंस करती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है उसके बारे में बताती है। द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर एंड लाइसेंस हैज़ बीन लेट डाउन. The method of search, seizure, penalty and confiscations have been spelled out. Finally, the procedure for appeal and revision has been provided along with the miscellaneous aspects. ठीक है, ये था हमारा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एक्ट डेवलपमेंट और रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कस्टम एक्ट 1962। दिस एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस एंड द प्रोसीजर विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर regulating the genuine export and import transaction, checking smuggling, collecting revenues, gathering trade statistics and undertaking functions on behalf of other agencies. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द buyers and specifying the procedure for this purpose. The act empowers the government to notify commodity for compulsory quality control and specify the types of quality control and inspection. Efforts are made to encourage trade and industry for upgrading the quality of the export product and enhancing the image of the country. उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. क्या कहता है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. जब भी हम क्या करते हैं फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंट्री की करेंसीज इन्वॉल्व होती है. तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि हम क्या कर सके, एक्सटर्नली ट्रेड कर सके. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट कर सके, जो भी हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं उसकी पेमेंट कर सके. ठीक है, तो दिस एक्ट एडवोकेट रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज and repatriations of foreign exchange, the role of authorized person, the provision of contravention and penalty and the procedure of adjudications and appeal have been dealt with. The power of dictator of enforcement and other miscellaneous provisions are discussed in the act. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है क्या रेगुलेशंस होती है फॉरेन ट्रेड की. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.